शिमला के ठंडे पहाड़ों से गरम गरम प्यार भरा आशीर्वाद बच्चों आप सभी को। कूलम लॉ पे चल रहे हैं जी आज हम। चार्जेस के बारे में किया, मेथड ऑफ चार्जिंग किया, और आज हम कर रहे हैं कूलम्स लॉ। मैथमेटिक्स शुरू हो रहा है, मतलब जो पहला चैप्टर आपका +2 का उसका मैथमेटिकल पार्ट शुरू हो रहा है। यू विल एंजॉय स्टडिंग इट। बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे इसमें, डिफरेंट टाइप के, कुछ नहीं छोड़ेंगे। डिफरेंट टाइप के जो भी अवेलेबल हैं सारे के सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम। सो कूलम सेड two similarly charged bodies they repel each other। ये नेगेटिव बेटा देखो, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। वी आर राइटिंग इट F1 and F2। नो, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। F1 and F2 आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर ये इसको रिपेल करेगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा, उतनी फोर्स से करेगा। This is positive charge and this one is also positive charge. The two positive charges will repel each other. Now we have positive charge and a negative charge. Positive and negative charges, they attract each other. Coulomb has given, Coulomb ने इन charges के बीच में जो force होगी उसी force के लिए law दिया बेटा। और वो law क्या था? वो ये था जी। क्या लॉ दिया बेटा? कि ये यहां देखिए पहले, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन इसलिए लिख रहे हैं कि वो अट्रैक्शन भी हो सकती है, वो रिपल्शन भी हो सकती है। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या बोल गया कि भाई इनके बीच में जो फोर्स है it is directly proportional to product of the charges q1 and q2 and inversely proportional to square of the distance between them। इनके बीच में कुछ distance भी है बेटा। So we can write it F equal to small k लिखा बेटा constant of proportionality k into q1 into q2 upon r square के बराबर। So this is known as Coulomb's law। F equal to k q1 q2 upon r square। इस लॉ को देख के आपको किसी और लॉ की याद आई हो? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ऐसे ही तो है वो भी, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, फिर G इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ k आया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो k की कुछ वैल्यू भी तो होगी है। हिंद देखिए इन CGS यूनिट, इन CGS यूनिट। और अगर दो चार्जेस एयर में है तो इस स्मॉल k की वैल्यू आती है 1। अगर ये दोनों चार्जेस किसी मीडियम में है बेटा, मतलब दो चार्जेस एयर में नहीं है, मीडियम है। मीडियम पानी हो सकता है, पानी में डाल दिए। मीडियम कोई ऑयल हो सकता है, सैंड में डाल दिया आपने। ये इन दोनों चार्जेस के बीच में पेपर रख दिया खूब सारा, कोई ना कोई मीडियम बीच में अगर आपने रखा तो इसी k की वैल्यू आपके पास आती है 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल K। and capital K is, it is known as dielectric constant of that medium जो चार्जेस के बीच में है बेटा। dielectric constant of the medium। भाई ये dielectric constant जो है अलग अलग मीडियम का अलग। मैं आपको बता दूं, जितना कोई मटेरियल ज़्यादा अच्छा इंसुलेटर होगा K की वैल्यू उतनी ही उसके लिए स्मॉल होगी। अगर कोई मीडियम ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है K की वैल्यू लार्ज होती जाएगी। और परफेक्ट जो कंडक्टर आपके पास है जिनको हम कंडक्टर बोलते हैं, अब उनको उनका K की वैल्यू इनफाइनाइट आए थे। फॉर कंडक्टर्स वैल्यू ऑफ K इज इन्फिनिटी। चलिए K के बारे में बाद में बात करते हैं। CGS यूनिट में हो गया बेटा। और अगर आप SI यूनिट में बात करो, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में बच्चों, एयर अगर चार्जेस के बीच में है तो इस k की वैल्यू आती है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर मीडियम इन चार्जेस के बीच में है तो इसी k की वैल्यू आपके पास आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। दिस इज एप्सिलॉन नॉट, EPSILON। कैसे रीड करते हैं? EPSILON एप्सिलॉन। जीरो लगी तो नॉट, नहीं तो ये। पर ये थोड़ा सा ये हुआ कि है क्या यार, भाई तो पता चले ना। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? यहां लिख रहा हूं बेटा एप्सिलॉन नॉट इज, इसकी चलो पहले लिख लेता हूं क्या है ये। एप्सिलॉन नॉट इज
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम और एयर, और एप्सिलॉन आपके पास आ गया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। लिख तो दिया यार, लेकिन ये परमिटिविटी क्या हुआ? परमिटिविटी जो वर्ड है कैसे बना बेटा? परमिशन से बना। वही मतलब है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है at a distance, we have two charges at a distance and they are interacting with it, they are exerting force on each other. अब ये ऐसा नहीं है कि मुझे अगर किसी के ऊपर फोर्स लगानी है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ खड़ा हूँ और मैंने 10 फीट आगे जो इंसान दूसरा है उसके ऊपर फोर्स लगा दी, झटका मारा और बंदा उल्टा पड़ा हुआ है। वी कैन नॉट डू दैट। लेकिन ये चार्जेस ऐसा कर सकते हैं। ये चार्ज यहाँ पर है, डायरेक्ट कांटेक्ट में दूसरा चार्ज नहीं है और इसको रिपेल किया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है। तो चार्जेस में और हमारे जो फोर्स है इंटरेक्शन में फ़र्क है वो ये है, हमें डायरेक्ट कांटेक्ट में आके फोर्स लगानी पड़ती है, पर चार्जेस दूर से ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर सकते हैं, राइट। ये उसी की परमिशन की बात कर रहा है कि वैक्यूम में रखा है तो वैक्यूम कितना परमिट कर रहा है दोनों के बीच के इंटरेक्शन को। ये बीच में मतलब दोनों चार्जेस को उठाया सैंड में रख दिया तो सैंड आ गया मीडियम, वो मीडियम कितना परमिट कर रहा है दोनों के बीच के इंटरेक्शन को, उसका मेजरमेंट हम एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन से कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या होता है? यूनिट में बाद में करता हूं आगे, जब थोड़ा सा आगे जब और चलते हैं अगले पेज पे। तो आप जान गए कि आपके पास जो कूलम लॉ है वो आ गया F = स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। CGS यूनिट में चलना है और एयर में है तो स्मॉल k की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मीडियम है CGS यूनिट में तो k की वैल्यू 1/K, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जो मीडियम बीच में रखा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, वो टेबल बने हुए हैं, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। टेबल बने हैं, किसका कितना है वहाँ पे अवेलेबल रहता है, न्यूमेरिकल में आएगा तो आपको गिवन होगा। और अगर ऐसा यूनिट में तो एयर में k की वैल्यू 1/4π, मीडियम में ये आ गया बच्चा। चलो मैं आगे चलता हूँ जी। आगे हमारे पास अब है कूलम्स लॉ, और आपने कर लिया क्या है k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इन एयर k की वैल्यू क्या थी बेटा? 1। तो फिर एयर में फोर्स कितनी आ जाएगी? k 1 आ गया, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला तैयार हो गया आपका। यहां चार्जेस जो होंगे उसका यूनिट होता है बेटा स्टैट कूलम, CGS यूनिट स्टैट कूलम, राइट। और डिस्टेंस हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, फोर्स बेटा हम मेजर करेंगे डाइन में, CGS यूनिट जो है। मीडियम में स्मॉल k की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई, क्या बताई थी? 1/K बेटा। अब मीडियम में मैं FM क्या लिखूंगा? फोर्स इन मीडियम इज क्या? 1/K डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो F था, r स्क्वायर तो F यूनिट अपॉन r स्क्वायर, तो F अपॉन K, FM इक्वल फोर्स इन मीडियम इक्वल F अपॉन K। इट इज देखो F Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये बन गया Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर F, ये बन गया F अपॉन K। मतलब मीडियम में जो फोर्स है बच्चे वो 1/K टाइम रह गई। मीडियम में जो फोर्स है वो 1/K टाइम रह गई। मतलब दो चार्जेस के बीच में फोर्स एयर में मान लो कि 80 न्यूटन है, ठीक है। और या चलो किसी का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है मान लो, किसी मीडियम का, और एयर में 80 न्यूटन फोर्स है। जैसे उस मीडियम में आप ले गए उन दोनों चार्जेस को, 1/80 मतलब 1 न्यूटन ही रह जाएगी बस। तो याद रखें मीडियम में जाके फोर्स कम हो जाया करती है, 1/K टाइम हो जाएगी। FM = F/K। मैं यहाँ फिर से लिख लेता हूँ जी, FM = F/K, 1/K टाइम रहेगी भाई फोर्स। ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं जी। अब अगर ऐसा यूनिट की बात करोगे तो इन ऐसा यूनिट एयर में अगर है तो k की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, 1/4πε0 के बराबर। और आपका 1/4πε अगर आ गई तो आपका फोर्स का फॉर्मूला बन गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट क्या था जी?
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर। अप्रॉक्सीमेटली जो वैक्यूम की होती है उतनी एयर, थोड़ा सा फर्क होता है इसलिए अप्रॉक्सीमेटली सेम ले ली जाती है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको ये भी बता दूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जब निकालोगे तो इट इज़ 9 × 10⁹ और यूनिट क्या आएगा देखो, 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ ले जाओ, एफ नीचे ले जाओ। चार्ज किस में मेजर करेंगे, कूलम में, डिस्टेंस मीटर में, फोर्स न्यूटन में, तो ये आएगा कूलम स्क्वायर, ठीक है। और पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन यहाँ आ जाएगा ना बेटा, एफ नीचे आ जाएगा एफ आर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा। चलिए एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर मीडियम में होगा तो यही स्मॉल के की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या बताया था, परमिटिविटी ऑफ क्या, मीडियम, और आपके पास ये आ गया एफ एम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आ गया। यहाँ भी अब देखोगे एफ एम अपॉन एफ अगर मैं डिवाइड करता हूँ बच्चों, ये देखिए एफ एम डिवाइडेड बाय एफ करिए, ये एफ एम है, ये एफ है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, और आपके पास क्या बचेगा, एफ अपॉन एफ की जगह एफ अपॉन एफ एम करिए, चलो आपके पास बचेगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस रेशियो को परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इस रेशियो को आप बोलते हो क्या, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, भी इसी को कहा जाता है। तो याद रखें एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द मीडियम। तो भाई यहाँ मेरे पास जगह नहीं, चलो आगे मेंशन करता हूँ, या लिख ही लेता हूँ यार, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, इस रेशियो को ही बोलते हैं जी। और या फिर ऐसा भी बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, दोनों का एक ही मतलब है जी। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो हमने अभी क्या किया, एफ इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और स्मॉल के भाई अगर CGS यूनिट में तो अलग है, ऐसे यूनिट में अलग है बेटा। लेकिन याद तो आपको करवा दूं, एक चीज़ बता दूं कि आज की डेट में हमारे पास जो बुक्स में न्यूमेरिकल अवेलेबल हैं वो सारे तकरीबन जो है ऐसा ही यूनिट के हैं, CGS यूनिट के कम मिलेंगे। हमारा टाइम जब पढ़ने का था तो वहाँ CGS के भी न्यूमेरिकल हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा यूनिट में ज़्यादा मिले, पर बाई चांस अगर CGS का कहीं हो तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैंने बता दिया, है ना। आगे चलूँ जी, आगे आपके पास है लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ। बेटा लिमिटेशन भी है क्या कूलम लॉ की, है भाई। पहली लिमिटेशन देखो बेटा, पहली लिमिटेशन इसकी है, इट इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस ओनली, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर लगेगा। मतलब अगर कोई यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब लाइन ऑफ चार्ज है शीट ऑफ चार्ज है, राइट, तो उसके ऊपर लगाने से पहले कुछ और करना पड़ेगा, वो मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। पर पॉइंट चार्जेस हैं तो कुछ नहीं सोचना, डायरेक्टली कूलम लॉ लगाओ मजे से। तो एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस ओनली, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एक्सेप्शन, ये भी बोल दिया साथ में। सिर्फ एक्सेप्शन क्या है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्फीयर पे अगर चार्ज है आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाए तो इट इज कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फिर पॉइंट चार्ज कंसिडर उसको कर सकते हो। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सेप्शन, लेकिन बाकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोलोगे कि यार आपके पास लाइन ऑफ चार्ज है, बोलो भाई ये लाइन ऑफ चार्ज है, चलो इसके सेंटर पे हम लोग जो है सारा चार्ज मान लेते हैं ना, नॉट अलाउड। सिर्फ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी यूनिफॉर्म हो, स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो पड़ा है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो पड़ा है, तो अब सारा का सारा चार्ज उसके सेंटर में मान लो, स्फीयर खत्म कर दो। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन है कि हमारे पास फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट A, और वो A पॉइंट ये रहा बेटा, मान लो कि ये है पॉइंट A, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट C है। और बच्चों यहाँ हर जगह चार्ज Q है, यहाँ भी Q चार्ज है, यहाँ भी Q चार्ज है, और यहाँ भी चार्ज Q है। आपसे क्या कहा गया, फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लेस्ड एट A। तो जिस पे आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है सिर्फ उसी पे फोकस रखो।
आसपास देखो कौन कौन है, सी पे चार्ज क्यू है, बी पे चार्ज क्यू है, ये डिस्टेंस भी आर, ये डिस्टेंस भी आर, ये डिस्टेंस भी आर, थोड़ा आसान कर दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखना जी अब ध्यान से। तो भाई देखो ये वाला चार्ज, क्योंकि फोकस इस पे है, इसको कौन कौन फोर्स लगा रहा है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव को रिपेल करेगा बच्चों, रिपेल करेगा तो फोर्स ऐसे आ गई जी। चलो मैं इस फोर्स को क्या बोलता हूं जी, इस फोर्स को बोलता हूं एफ बी, बी ने लगाई ना, एफ बी बोलता हूं। क्या बोला जी, एफ बी। अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आएगी बेटा, हमेशा फोर्स ध्यान रखिएगा, फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इसी लाइन के अलोंग आएगी। इसको क्या बोला जी मैंने, एफ बी बोल दिया बेटा। पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये भी दो ही तो थे, ये भी रिपेल कर रहा है जी, लो इसकी भी रिपल्शन करवा दी। और इस फोर्स को मैंने बोल दिया कौन, एफ सी ने लगाई, सी पे जो है एफ सी बोल दिया। ये पॉइंट ए था जी, मैंने यहां पॉइंट ए बोल दिया। आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल क्या क्या होते हैं, ट्रायंगल के टोटल एंगल का सम 180, सारी आर्म्स बराबर हैं तो 60 + 60 + 60 एंगल 60, तब तो ये भी 60 हुआ। अब याद रखें क्या, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले ही चैप्टर में +2 में आते ही आपके पास फोर्स आ जाती है, और अगर फोर्स आ गई तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब अगर वेक्टर पे कमांड है तो इस चैप्टर में सीखने के लिए कुछ नया आपके पास नहीं है। अब दो वेक्टर को ऐड करना है तो सिंपल एडिशन तो नहीं होती कि आपने दोनों को ऐड कर लिया, वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर अगर ए और बी आपके पास है, याद करवाऊँ आपको, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन था, दो वेक्टर अगर ए और बी आपके पास है, ऐसा था बेटा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ये एंगल थीटा बच्चों, तो रिजल्टेंट आया करता था डायगोनल, हो सकता है कई लोग भूल गए हो इसलिए याद करवा रहा हूँ। और रिजल्टेंट आपके पास आता था, इसका मैग्नीट्यूड ए था बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड बी था। रिजल्टेंट आपके पास आया करता था, याद करिए, a² + b² + 2ab cos थीटा और उसका √ शॉर्टकट भी है इसके, पर वो अभी मैं जब बताऊंगा तब की बात है, फिलहाल ये आएगा। तो एक एफ सी है, एक एफ बी है, दोनों के बीच का एंगल भी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, हम तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे जी, हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। और पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद हमारे पास जो आया वो आया जी ये, और ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगी एफ। तो आपके पास एक एफ बी है, यहाँ लिखता हूँ जी, एक एफ सी है, और एफ बी और एफ सी कितने कितने हैं, दोनों बराबर हैं, क्यों, अरे भाई डिस्टेंस आर है इसका भी और इसका भी, चार्जेस यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, तो ये तो दोनों बराबर हो गई। कितनी होगी, एफ सी = एफ बी = k q1 q2 q इंटू क्यू बेटा, q² अपॉन r², तो दोनों बराबर है। तो फिर इसमें अगर मैं डालूं तो F रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास आ गई Fc², मान लो Fc = Fb इसको मैंने F1 बोल दिया, दोनों F1 के बराबर है, तो F1² + F1² + 2 F1 इंटू F1 F1² इंटू cos of 60 बेटा, और उसका √ तो भाई फोर्स आपके पास आ गई 2F1², यहाँ पर 2F1² है, मैं यहाँ पर कॉमन निकालो, नहीं पर cos 60 भी है, देखो cos 60 करोगे तो cos 60 1/2 F1² रह गया, ये तो 3F1² आ गया बच्चों, 3F1², ये आ गया √3 F1 के बराबर। और F1 क्या था, k q² अपॉन r²। वेक्टर अगर आपको आते हैं, कुछ शॉर्टकट भी सिखाऊंगा मैं, और इसी क्वेश्चन को मैं बिना एक लाइन लिखे सॉल्व करना सिखाऊंगा, थोड़ा इंतज़ार करिए। वेक्टर्स का जैसे लेक्चर आता है तो ये एग्जांपल उसमें मैं लूँगा, और बिना सिर्फ देख के आपको आंसर करना है, हाँ इसका तो यार √3 × k q² अपॉन r², अभी तो लिखी ना बेटा, 2-4 लाइन तो लिखी। और थोड़ा सा अगर वेक्टर के आपके पास शॉर्टकट अभी होता, जो कि रिजल्टेंट आता है, अगर दोनों वेक्टर बराबर हो 2a cos θ/2, उसमें वैल्यू डालेंगे तो सीधा आता है √3 है, या √3 × F1। एनीवेज फिलहाल हमारे पास ये आ गया, और हमने यहाँ पे क्या बोला बेटा, यहाँ बोला, ध्यान रखिएगा, क्या, एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस के ऊपर डायरेक्टली सीधा अप्लाई किया हमने, हाँ कर सकते हैं, ऐसे तो बोला।
लिमिटेशन में क्या आया, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के ऊपर लगेगा, औरों के ऊपर नहीं लगेगा। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेप्शन है, स्फीयर के ऊपर लगा सकते हो। स्फीयर के ऊपर लगाने का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक स्फीयर ये आपके पास है, दूसरा स्फीयर ये आपके पास है, इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लो। क्यों? क्योंकि सारा चार्ज इसके सेंटर पे मान लो, इसका सारा चार्ज इसके सेंटर पे मान लो, और मजे से अप्लाई करो कूलम लॉ। क्या? K Q1 Q2/r²। अलाउड है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, पर यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। एक लिमिटेशन आ गई, अगली लिमिटेशन और देखें बच्चों। कूलम लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। कूलम लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। अरे भाई, चार्ज रेस्ट में भी होना चाहिए बेटा। अब ये कौन सी आ गई बेटा, पंगा आ गया। इसलिए होना चाहिए भाई, K Q1 Q2 के तो इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई ना बेटा। कोई चार्ज अगर चले उसको बोलते हैं करंट। अरे करंट कुछ नहीं है भाई, तुम्हारे घर में जो तारे हैं, वायर्स हैं, उनमें जब इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं उसी को तो करंट बोलते हैं हम लोग। तो चार्ज जब चलेगा तो वो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा। मान लो तुम्हारी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से या किसी और प्रोसेस से चार्ज आ गया और तुम चलने लगे, तो तुम करंट बन गए। मेरे पेन के ऊपर मैंने बालों मान लो कॉम किया, कॉम के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन आ गए और कॉम को लेके साथ में चल रहा हूँ, मेरे बालों पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों करंट हो गए। याद रखिएगा, जहाँ करंट होगा दुनिया में वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होगी। मैग्नेटिक फील्ड का और कोई रीज़न ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इज साइड इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत पहले की बात है जब लोग इसको अलग ब्रांच कंसिडर करते थे मैग्नेटिज्म को। अब नहीं, मैग्नेटिज्म इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर मैग्नेटिज्म भी नहीं है, करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं जी, कूलम लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज एट रेस्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कर रहा है। और कहीं अगर चार्ज चलना शुरू हो गया तो एक तो डिस्टेंस बदलेगा। चलो डिस्टेंस सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो डिस्टेंस नहीं बदल रहा है मान लिया जी, लेकिन दोनों चार्ज चले तो करंट बन गए। और करंट बन गए तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। क्योंकि जब एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के पास होगी, मैं अब चलने लग पड़ा तो करंट बना तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा चार्ज आ गया, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वहाँ दो फोर्सेज आ जाएंगे फिर, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स। और आप बोलोगे कूलम लॉ से कि मैं तो यही करूँगा जी, वह तो बात नहीं बनेगी, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कूलम लॉ अप्लाई करना है। कूलम लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, याद रखिएगा। मोशन में होंगे तो एक और फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मोशन वाला चार्ज करंट बन चुका है, और करंट अगर बन चुका है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तीसरी लिमिटेशन बेटा, तो हमने बोला यार पॉइंट चार्जेस के ऊपर लगता है, तो फिर कॉन्टिन्यूस चार्ज होंगे तो क्या करेंगे? जैसे कोई रॉड है, ये रॉड है हमारे पास, चलो मैं ये सारा हटाता हूं पहले, ये हटा लेते हैं जी हम लोग। तो अब हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है जी, मेरे पास बच्चों एक रॉड है, ये रही रॉड, ये रॉड की लेंथ L है, और इस रॉड के ऊपर चार्ज है कैपिटल Q। अब हमने फाइंड आउट करना है कि ये रॉड इस पॉइंट चार्ज के ऊपर, ये पॉइंट चार्ज कितना बेटा, +Q, और इस पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस इस एंड से डिस्टेंस है बच्चों R, रॉड की लेंथ आ गई L। हाँ जी, तो ये हमारे पास है, और हमसे कहा गया यार ऐसा करो कि रॉड और पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस निकालो। तो कई चतुर लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है जी कि जैसे हमने स्फीयर में बोला कि सेंटर पे मान लो सारा चार्ज, तो इसका भी सेंटर पे मान लिया जी, यहाँ Q, मतलब L/2 ये हो गया, R ये हो गया, डिस्टेंस आ गया R + L/2, और आपकी फोर्स आ जाएगी फिर कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय R + L/2 का होल स्क्वायर। ना जी, गलत है। हमने पहले ही लिमिटेशन में बोल दिया था कूलम लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस ओनली। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें कूलम लॉ डायरेक्टली नहीं लगा सकते। तो फिर क्या करें, कोई तरीका तो होगा ना, है भाई। अगर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो तरीका है बेटा इंटीग्रेशन का। तो आपको पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि कूलम लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस ओनली। पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा, ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, दोनों के ऊपर छोटी सी फोर्स निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फन। चलिए देखते हैं कैसे।
ये देखिए जी, ये पूरी रॉड थी, चार्ज इसके ऊपर था क्यू, ये क्यू चार्ज था, हमने इसके ऊपर छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया जिसके ऊपर चार्ज है डी क्यू, और वो छोटा सा एलिमेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो छोटा सा एलिमेंट इस प्लस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, वो छोटा सा एलिमेंट इससे एक्स डिस्टेंस पे है ये। अब डी क्यू और क्यू के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, एक्स, ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, लेकिन है कितना है पहले ये देख लो। ये सिंपल ये लगाना है आपने कि एल लेंथ के ऊपर चार्ज कितना था जी, क्यू, एक यूनिट लेंथ के ऊपर 10th का यूनिटरी मेथड लगाने को बोल रहा हूं, एक यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज कितना आ गया, क्यू बाय एल। तो हमारी लेंथ कितनी थी, dx, देखो छोटी सी लेंथ dx मानी, x है ना बेटा, है तो dx मानना है। अगर आप इसको y डिस्टेंस बोलोगे तो इसको dy बोल दोगे, अगर इसको z लोगे तो इसको dz बोल दोगे, ये तुम्हारे ऊपर है, तुमने क्या डिस्टेंस ये कंसिडर करना है। तो l लेंथ के ऊपर चार्ज q, एक यूनिट लेंथ के ऊपर q बाई एल, और dx लेंथ के ऊपर q बाई एल इंटू डी एक्स। अरे भाई यही तो है dq, तो मैं dq लिख दूं बच्चों, dq इज q बाई एल इंटू डी एक्स। ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी पॉइंट चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस x, ये हटा रहा हूं जी यहां से। तो फिर स्मॉल फोर्स एक्टिंग बिटवीन डी क्यू एंड क्यू, यही तरीका है, पूरी फिजिक्स में एक ही तरीका चलता है जब कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी आ जाए। चैप्टर अलग हो सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी अलग हो सकती है, लेकिन तरीका यही है। छोटा सा कहीं यहाँ पॉइंट चार्ज मान रहे हैं तो कहीं पॉइंट मास मानेंगे, कहीं कुछ और मानेंगे। यहाँ पर हमने माना छोटा सा पॉइंट चार्ज आ गया, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो हम फ्री हो गए जी, कूलम लॉ लगा सकते हैं, लगा रहे हैं। स्मॉल फोर्स बिटवीन, क्या बेटा, डी क्यू एंड क्यू। लो भाई, वो स्मॉल फोर्स आपके पास आ गई डी एफ के 1/4πε ऐसा यूनिट में ना बेटा, और डी क्यू की वैल्यू डाल दूं क्या, डी क्यू की वैल्यू ये थी q बाई एल इंटू डी एक्स, क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, ये आ गया डी क्यू के q1 q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गई छोटी सी फोर्स। मतलब कितनी आ गई जी, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल इंटू एक्स रेस्ट पावर -2 इंटू डी एक्स। अब अगर चाहते हो आपके पूरी रॉड की फोर्स निकालनी है तो इसी डीएफ को इंटीग्रेट करना, कुछ नहीं करना, और इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ गया तुम्हारा। पर इंटीग्रेशन में लिमिट डालनी है, वो मैं आपको सिखाने लगा हूं, वो ध्यान से सीखिएगा क्या करना है। डीएफ का इंटीग्रेशन बेटा, के कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, आ गया एक्स रेस्ट पावर -2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, और लिमिट एक्स की, आप ध्यान से समझिएगा लिमिट क्या आएगी। देखिए हमने पूरी रॉड की वजह से इस टाइम फोर्स निकालनी है। एक्स वेरिएबल डिस्टेंस से एलिमेंट आप यहाँ भी ले सकते थे, आगे भी ले सकते थे, आगे भी ले सकते थे, कहीं भी ले, वो वेरिएबल है मतलब। तो वेरिएबल है मतलब यहाँ अगर मुझसे कोई पूछे यार यहाँ एक्स कितना होगा, तो मैं बोलूँगा जी यहाँ तो एक्स आर के बराबर है, ये वाला डिस्टेंस तो आर दिया हुआ है आपको। तो एक्स इक्वल टू आर से रॉड आपकी शुरू हो गई, यही तो करना हमने, पूरी रॉड की वजह से स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स निकालनी है। तो x इक्वल टू आर से आपकी रॉड शुरू हो गई, और कहां खत्म हुई आपकी रॉड, x इक्वल टू आर प्लस एल, ये आर था बेटा, एल थी, आर प्लस एल पे जाके रॉड खत्म हो गई। तो पूरी रॉड अगर अपने को इंक्लूड करनी है तो इस x की dx, x वेरिएबल है ना बेटा, इस x की लिमिट डालनी है आपको, बस हो लिया। x इक्वल टू आर, ये से रॉड शुरू हुई, आर प्लस एल पे रॉड खत्म हो गई, तो मैं इसकी लिमिट डाल देता हूं बच्चों, ये रही लिमिट, x इक्वल टू आर टू आर प्लस एल, और जब मैं फोर्स अब कैलकुलेट करूंगा तो आएगा k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल, एक्स रेस्ट पावर -2 का इंटीग्रेशन, मैं आपको फॉर्मूला याद करवा दूं, हो सकता है कुछ बच्चों को ना याद रहा हो। एक्स रेस्ट पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों होता है एक्स रेस्ट पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, याद आ गया, बहुत बढ़िया जी। n की जगह यहाँ -2 है, तो मैं लिखूंगा एक्स रेस्ट पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, और वो आ जाएगा एक्स रेस्ट पावर -1 अपॉन -1 -1 अपॉन एक्स।
तो x रेज पावर -2 का इंटीग्रेशन आएगा -1/x। तो यहाँ लिख रहा हूँ बेटा k कैपिटल Q स्मॉल q, तो मैंने लिख लिया, आगे आ गया -1/x और लिमिट r टू r प्लस l। एक और चीज याद रखिएगा कि ये माइनस साइन अगर आपके पास इंटीग्रेशन में लिमिट में बच जाए ना, तो माइनस साइन को प्लस कर सकते हो, ऊपर की लिमिट नीचे और नीचे के ऊपर कर दो, माइनस हट जाएगा आपका। वैसे भी सॉल्व कर लोगे तो क्या x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट ऐसे कर लो, या माइनस साइन कॉमन निकालो। नहीं निकालना है तो ये भी आप कर सकते हो k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन l, अंदर 1/x प्लस कर दिया बच्चों, लिमिट ऊपर की नीचे और नीचे के ऊपर कर दी, बिल्कुल अलाउड है जी, ऐसा आप कर सकते हो। फॉर्मूला हटा देता हूँ, आपको याद आ गया होगा। और आगे अब मैं चलूँ, अगर f आपके पास आ गया k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन l, अब x की जगह अपर लिमिट 1/r माइनस इसी x की जगह लोअर लिमिट, ऐसे करते थे बेटा इंटीग्रेशन सॉल्व। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो तो मैथमेटिकल टूल्स का जो लेक्चर है अपलोड करूँगा, एक आध दिन में अवेलेबल हो जाएगा, तो वो आपने चेक करना है। मैथमेटिकल टूल में मैं सारे टूल करवाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी होंगे, इंटीग्रेशन भी होगी, डिफरेंशिएशन भी होगी, सब अवेलेबल रहेगा। तो एक बार फिजिक्स शुरू करने से पहले, बल्कि +1 ही शुरू करने से पहले, आपको मैथमेटिकल टूल का आना ज़रूरी है। जिसके मैथमेटिकल टूल वीक है, इंटीग्रेशन यहाँ वीक होगी ना, फिजिक्स वीक हो गई। जिसकी डिफरेंशिएशन वीक है उसकी फिजिक्स वीक हो गई। जिसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वेरियस नहीं आते, जो जगह जगह यूज़ करते हैं हम लोग, उसकी फिजिक्स वीक होगी। इसलिए मैथमेटिकल टूल पे जोर देना है। खैर, ये आ गया 1/x की जगह अपर लिमिट माइनस x की लोअर लिमिट, सॉल्व किया तो r प्लस एल माइनस आर, क्या l बच गया, डिवाइड बाय r इंटू आर प्लस एल। तो आपके पास आ गया k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन l इंटू एल डिवाइड बाय r इंटू आर प्लस एल। l कैंसिल हो गया बेटा, और फाइनली फोर्स आपके पास आ गई k कैपिटल Q स्मॉल q इंटू डिवाइड बाय क्या बेटा r इंटू आर प्लस एल। ये फॉर्मूला तो याद रखना बड़ा आसान है। क्यों? अरे भाई, दो चार्जेस के बीच में, पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। या r इंटू आर प्लस एल आया, और r इंटू एल प्लस एल क्या है, रॉड के एक एंड का डिस्टेंस r, रॉड के दूसरे एंड का डिस्टेंस r प्लस एल। मजे से याद रखिए आगे से कि एक रॉड और एक पॉइंट चार्ज अगर एक्सिस पे है, उनके बीच में फोर्स आएगी k q1 q2 कैपिटल Q स्मॉल q, q1 की जगह कैपिटल Q आ गया, q2 की जगह स्मॉल q आ गया, अपॉन r स्क्वायर नहीं, रॉड के एक एंड का डिस्टेंस r इंटू रॉड के दूसरे एंड का डिस्टेंस क्या, r प्लस एल। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शुरुआत में 90s में शायद, हाँ आसपास, IIT में प्रॉब्लम आई थी। शुरुआत में होता था बच्चों के IIT में प्रॉब्लम आई, और अगले साल से वो फिर, क्योंकि ऐसा नहीं था, नीट नहीं था कि एक ही टेस्ट हो रहा है, हर कॉलेज अपना अलग से टेस्ट कंडक्ट करता था। इंजीनियरिंग कॉलेज सब अपने अपने अलग टेस्ट कंडक्ट करते थे। तो जैसे ही IIT में कोई प्रॉब्लम आई, फिर नई प्रॉब्लम वहाँ आती थी, तो वो सॉल्व हो गई, पता चला यार हाँ ये टिपिकल प्रॉब्लम है, अगले साल से सब जगह आनी शुरू होती थी। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये 85 बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुका है, आपको भी आ सकता है। ध्यान से करें अच्छे से। तो आज हम इतना ही करते हैं, वैसे आगे भी अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन वो अलग अलग लेक्चर में दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसके बाद की सारा का सारा न्यूमेरिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने और जगह शायद ना किया हो, वो यहाँ सारा करवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन आज कूलम लॉ के लिए इतना ही। कूलम लॉ की लिमिटेशन हमने कर ली, कूलम लॉ क्या है, CGS और SI यूनिट में वो कर लिया, ठीक है जी। अगले लेक्चर में से ही। जय हिमाचल, जय हिंद, थैंक यू।